तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बीजेपी ने फूका चुनावी बिगुल, 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त। इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने चारों राज्यों में चुनावी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने राजस्थान के लिए प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया। इसके साथ ही नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए ओम प्रकाश माथुर को प्रभारी बनाया और उनके सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया काम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर भेजा, तो उनकी सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काम करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना में चुनाव प्रभारी का काम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संभालेंगे और सुनील बंसल सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में नहीं बदलेगा सीएम, पायलट के लिए भी प्लान तैयार, समझिए प्रदेश में क्या करेगी कांग्रेस। गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट समेत राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बैठक में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए। इस बैठक के बाद साफ हो गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, लेकिन चुनावों में पार्टी शायद ही किसी भी चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़े। इसके साथ ही बैठक में सचिन पायलट की भी नाराजगी दूर की गई। पार्टी आला कमान ने पायलट को लेकर 3 प्लान तैयार किए, जिनमें से पहला ऑप्शन प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन चुनाव कैंपेन कमेटी का प्रमुख और तीसरा केंद्र महासचिव बनाकर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। सूत्रों के अनुसार शुरुआती 2 ऑप्शन ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि गहलोत खेमा सचिन को प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी का भी मानना है कि पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से आने वाले विधानसभा चुनाव में गुटबाजी की संभावना है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं पायलट खुद कैंपेन कमेटी का चीफ नहीं बनना चाहते। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत महंगी पड़ती है। देश के अलग अलग शहरों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारी दिव्य दरबार के बाद कल से दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। दिवसीय कथा के पहले ही दिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए बयान दिया है। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमान कथा की शुरुआत IP एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड गुरुवार को 21 कुंडली यज्ञ से हुई। बारिश के बीच संपन्न यज्ञ के बाद उन्होंने अपने भक्तों को निराश किए बगैर आग्रह किया कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती है, इनके दीर्घकालिक परिणाम बहुत घातक होते हैं। खास बात यह है कि बयान देते समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। उन्होंने आप सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती। बड़े सोशलिस्ट नेता ने RSS को दिया था आपातकाल के खिलाफ हथियार उठाने का सुझाव, PM मोदी ने किताब में किया है दावा। भाजपा और संघ के अन्य की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल को इतिहास का काला अध्याय कहते हैं। RSS बीजेपी का दावा रहा है कि उनके नेताओं ने इंदिरा गांधी द्वारा जून 1975 में लगाए आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। हालांकि इस दावे के विपरीत भी ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में PM मोदी ने बताया कि उन्होंने आपातकाल के दौरान किए संघर्ष पर एक किताब भी लिखी है। गुजराती में लिखे उस किताब का नाम संघर्ष में गुजरात है। नरेंद्र मोदी अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे गुजरात ने आपातकाल के पहले सप्ताह में सभी गांधीवादी तरीकों का इस्तेमाल किया। मोदी दावा करते हैं कि समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था कि इंदिरा को हराने के लिए सशस्त्र प्रतिरोधी ही एकमात्र तरीका था, लेकिन संघ ने इसका विरोध किया। एक फ्रूट ने अनपढ़ किसान को बना दिया करोड़पति, कंपनी से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, सालाना मिल रहे हैं 24 लाख। खेती को जुआ भी कहते हैं, वह इसलिए क्योंकि बेमौसम बारिश, ओले या पाला साल भर की मेहनत पर कब पानी फेर दे कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनपढ़ किसान ने इसका तोड़ निकाल लिया है। उसने कंपनी से अपनी फसल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कंपनी हर साल किसान को 24 लाख रुपए दे रही है। किसान को ये मोटी रकम अंजीर की खेती के लिए मिल रही है। अंजीर यानी फिक्स कैरिका, ऐसा फल जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सूखे मेवों में भी शुमार है। सूखे अंजीर का बाजार भाव 1200 रुपए प्रति किलो तक है। सीकर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर 10,000 की आबादी वाला गाँव रामजीपुरा गांव के किसान ताराचंद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अंजीर की खेती कर सालाना 24 लाख की कमाई कर रहे हैं। सर्दियों या गर्मी या कुदरत की मार फसल उत्पादन कम हो या ज्यादा, ताराचंद का सालाना 24 लाख का चेक पक्का है।
20 टीम 13 घंटे रियल एस्टेट कारोबारी के 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रियल एस्टेट कारोबारी के 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। 13 घंटे चले छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने लाखों रुपए के जेवरात समेत करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त की। छापेमारी के बाद आयकर विभाग की टीम ने अवैध कब्जा और निर्माण के आरोपों में कारोबारी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में रियल एस्टेट कारोबारी हबीबुल्लाह के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने गुरुवार को सुबह 8 बजे छापेमारी की। करीब 20 से अधिक टीमों ने JSV हुंडई के जयशंकर वर्मा और रियल एस्टेट कारोबारी हबीबुल्लाह के ठिकानों पर छापा मारा। रियल एस्टेट कारोबारी पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और निर्माण करने का आरोप है। सियासत की फैमिली फाइट, पवार परिवार से पहले इन 10 परिवारों में भी छिड़ चुकी है जंग। महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी पार्टी NCP बिखर गई है। चाचा भतीजा शरद पवार और अजीत पवार की जंग अब और तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंच गए और पार्टी सिंबल पर दावा ठोक दिया है। फिलहाल सुलह की उम्मीद दूर तक नजर नहीं आ रही। हालांकि देश की राजनीति में परिवार में विवाद और पार्टियों में दोफाड़ होना ये पहला घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले भी राजनीति के दिग्गजों के बीच रिश्तों में दगाबाजी देखने को मिली है। चाहे सोनिया मेनका विवाद हो या सिंधिया और चौटाला परिवार के बीच विद्रोह, परिवारों में फूट बगावत और दगाबाजी में सियासतें गरमाती रहती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। CBSE ने शिक्षकों को स्कूल में आने से ही कर दिया मना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के पूर्वी दिल्ली कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले सभी स्कूलों के अधिकारियों व शिक्षकों को स्कूल आने से मना किया है। इसके लिए CBSE के रीजनल ऑफिस ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया। नोटिस के मुताबिक CBSE के रीजनल ऑफिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों के अधिकारियों को 5 जुलाई से 8 जुलाई तक कार्यालय में नहीं आने के लिए कहा। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के 5 जुलाई से 8 जुलाई तक IP एक्सटेंशन के उत्सव मैदान में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में IP एक्सटेंशन क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी है। CBSE ने पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूल प्रिंसिपलों को संबोधित नोटिस में कहा है कि कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। ऐसे में स्कूल के अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालय में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। CBSE ने स्कूलों को ऑनलाइन मोड, ईमेल या टेलीफोनिक के माध्यम से अपना काम करने का भी निर्देश दिया। साथ ही स्कूल अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। CBSE ने स्कूल अधिकारियों को अपने साथ एक वैध पहचान पत्र ले जाने का भी निर्देश दिया है। चंद्रशेखर के हमलावरों से सहारनपुर जेल में मारपीट, 2 बंदी रक्षकों ने लात घूसों से खूब पीटा, जेलर ने किया सस्पेंड, DG जेल को मिली जांच। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों से जेल में मारपीट की गई। 2 बंदी रक्षकों ने चारों आरोपियों को लात घूसों से पीटा। पूर्व विधायक की शिकायत के बाद मामले की जांच कराई गई। आरोप सही मिलने पर जेलर ने दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया। वहीं DG को जेल के मामले की जांच सौंपी गई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि चारों आरोपियों को मामूली चोट आई है। मामले की जाँच की जा रही है। पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम, जनजातियों के बीच सक्रिय देश विरोधी ताकतों के षड्यंत्र से सुलग रहा मणिपुर में 2 महीने से चल रही हिंसा धीरे धीरे खत्म हो रही है। गत दिनों पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए। हालांकि इंटरनेट सेवाओं पर रोक अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि राज्य में पूरी तरह से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के सुचारू होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में इस हिंसा और अराजकता के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ होने की बात कही है। इसे समझने के लिए हमें उत्तर में ईसाई बहुल नागालैंड, दक्षिण में ईसाई बहुल मिजोरम और पश्चिम में असम के डिमा हासो जिले से सटे ईसाई बहुल मेघालय से घिरे मणिपुर को संपूर्णता में जानने की आवश्यकता है।